हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि भी नॉन रेसिडेंट बनते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास काफ़ी बार सवाल आते हैं कि भी हम अभी नॉन रेसिडेंट बनने वाले हैं फॉर एनी रीज़न, फॉर एम्प्लॉयमेंट हो या फॉर एजुकेशन हो, तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि भी कौन सी 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमने नॉन रेसिडेंट बनते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सब में पहले शुरू करते समय पहली चीज़ है दोस्तों कि हमको ये समझना है कि भाई नॉन रेसिडेंट को कौन से लॉ गवर्न करते हैं। यहाँ पर इंडिया में हमारे पास में मेनली 2 लॉ हैं, एक तो इनकम टैक्स एक्ट है और दूसरा फेमा लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम को गवर्न करता है। जब मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मेरा इनकम कैसे टैक्स होगा वो इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। और इनकम टैक्स एक्ट नंबर ऑफ डेज की टेस्ट के साथ चलता है, मतलब मैं 180 डेज से ज़्यादा 182 दिन से ज़्यादा अगर आउटसाइड इंडिया हूँ तो मैं नॉन रेसिडेंट ट्रीट होऊंगा। अगर मैं उससे कम हूँ तो मैं नॉन रेसिडेंट ट्रीट नहीं होऊंगा। तो इस अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट मेरे इनकम को गवर्न करता है और फेमा जो है, फेमा मेरे इन्वेस्टमेंट को और असेट को गवर्न करता है कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट जो है ये मेरी असेट है, मेरे म्यूचुअल फंड से, मेरे शेयर से, मेरे डिमैट अकाउंट से, ये जो है ये गवर्न करता है फेमा, जो कि चलता है इंटेंशन टेस्ट पे कि भाई मेरा इंटेंशन क्या है। इवन दो आई एम लिविंग इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च, मैं मार्च में इंडिया से बाहर जा रहा हूं, फिर भी अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अनसर्टन पीरियड के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो वहां पर मैं नॉन रेसिडेंट बन जाता हूं उस 1 मंथ के लिए। इनकम टैक्स एक्ट जो है, जो इनकम को गवर्न करता है, वो पूरे साल के लिए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ट्रीट कराता है। वो वहां पर ये पूरे साल भर में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ऐसे बताता है, वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए होता नहीं है। पर फेमा लॉ जो है वो फेमा लॉ नंबर ऑफ डेज पे होता है, मतलब कितने दिन, वो कितने दिन के लिए ड्यूरिंग द ईयर वो पार्ट ऑफ द ईयर मे बी रेसिडेंट एंड ही मे बी नॉन रेसिडेंट, मतलब वो एक ही साल में दोनों स्टेटस होल्ड कर सकता है। जिस समय वो इंडिया छोड़कर गया विथ अनसर्टन पीरियड, विथ लॉन्ग टर्म इंटेंशन एंड फॉर अनसर्टन पीरियड, तो वो वहां पर नॉन रेसिडेंट बन जाएगा फेमा के लॉ के हिसाब से, और फेमा इन्वेस्टमेंट को गवर्न करेगा। तो हमको यहां पर इस वीडियो में दोनों चीजों को देखना है। तो हमने पहले देख लिया कि भाई कौन से लॉ गवर्न करता है और वो क्या क्या चीजों को गवर्न करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि भाई हमने अब हम नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं तो हमने पहले देखना चाहिए कि भाई हमारे सारे सेविंग अकाउंट्स, मेरे सारे सेविंग अकाउंट्स नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में, मतलब एनआरओ हुए या नहीं हुए। बीइंग नॉन रेसिडेंट मैं कोई भी रेसिडेंट अकाउंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो मुझे पहले तो सारे सेविंग अकाउंट्स को नॉन रेसिडेंट टैग करना पड़ेगा, मतलब एनआरओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सारे रेसिडेंट अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट से उसको एनआरओ में कन्वर्ट करना होता है। उसके साथ ही साथ एफडीआर भी, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उनको भी नॉन रेसिडेंट में कन्वर्ट करना होता है, मतलब एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। फिर तीसरी बात आती है दोस्तों कि भाई अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में या पीपीएफ अकाउंट में, अगर मैं ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं एक बार नॉन रेसिडेंट बनने के बाद ये सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे आज ही नॉन रेसिडेंट बनने से पहले ही इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, और नॉन रेसिडेंट बनने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ना करूं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करूं। मैं होल्ड कर सकता हूं, मैंने अगर रेसिडेंट होते हुए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड परचेस किए तो आई कैन होल्ड, मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स लिए हैं तो मैं होल्ड कर सकता हूं। पीपीएफ अकाउंट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, पर नया पीपीएफ अकाउंट में नॉन रेसिडेंट होते हुए नहीं खोल सकता, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इसलिए जाने से पहले हम पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमको अगर इन चीज़ों में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है दोस्तों डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स। डिमैट अकाउंट को भी हमने, बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट, तो जैसे ही हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं अनसर्टन पीरियड के लिए तो इसको फेमा लॉ गवर्न करेगा, तो मुझे डिमैट अकाउंट को और म्यूचुअल फंड को भी एनआरओ में कन्वर्ट करना होता है। डिमैट अकाउंट को तो एनआरओ का टैगिंग हो जाएगा और म्यूचुअल फंड को भी नॉन रेसिडेंट का टैगिंग हो जाना चाहिए कि भाई वहां पर हमको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई नाउ आई एम नॉन रेसिडेंट, तो दोनों भी कन्वर्ट हम करेंगे। उसके बाद बहुत से बार लोगों को कंसर्न होता है कि भाई मैं नॉन रेसिडेंट बनने के बाद जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं एनआरई अकाउंट के थ्रू करूं, क्योंकि मैं एनआरओ और एनआरई दोनों अकाउंट होल्ड कर सकता हूं, तो मैं एनआरई अकाउंट के साथ करूं क्योंकि उसमें रिपैट्रिएबिलिटी होती है। ये कंसर्न से बहुत से लोग एनआरई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर ये करने से पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें चार्जेस और कंप्लायंसेस ये थोड़े रिजनेबली ज़्यादा होते हैं, कंप्लायंसेस भी ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है, प्लस चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और जो रिपैट्रिएबिलिटी का जो एडवांटेज है उसके लिए हमने ये समझना चाहिए कि भाई वंस आई एम बिकम नॉन रेसिडेंट, मुझे हर साल
पर पर्सन पर ईयर $1 मिलियन मुझे ले जाना अलाउड है फ्रीली। मतलब मैं $1 मिलियन मतलब लगभग आज की डेट से 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए मैं इंडिया से बाहर लेके जा सकता हूँ फ्रीली। इतना अगर मेरा लिमिट है, अगर मुझे इतने के अंदर में मेरा नीड हो सकता है, तो मैंने वो सोचना चाहिए कि भाई मैंने एनआरई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मेरे पास में बड़ा पैसा है, मुझे 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ले जाने पड़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में सोच सकते हैं। बट नॉर्मल अमाउंट है तो हमने ये देखना चाहिए, और ये पर ईयर पर पर्सन है। नेक्स्ट ईयर में अगेन आई कैन डू, और मेरे फैमिली मेंबर भी अगर मेरे साथ में नॉन रेसिडेंट बन ले तो उनके भी नाम पर मैं इतना ही पैसा लेकर जा सकता हूँ। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो 8-8 करोड़ दोनों लेके जा सकते हैं। 2 साल में है तो 16 करोड़ हो सकते हैं, मतलब एक जन के 16 करोड़, दूसरे जन के 16 करोड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट करते समय ट्राई करना चाहिए कि भाई एनआरओ अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट द कंप्लायंसेस आर लेसर। उसके बाद आता है कि भाई हमको अगर कोई प्लान है कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, तो हमने जब तक हम रेसिडेंट है तभी तक करना चाहिए, क्योंकि वंस आई बिकम नॉन रेसिडेंट मैं कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड परचेस नहीं कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कोई कैरी आउट नहीं कर सकता हूं, मतलब कल्टीवेशन नहीं कर सकता हूं। तो मैंने अगर मुझे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करना है तो रेसिडेंट होते हुए ही करना है। वंस आई बिकम नॉन रेसिडेंट ये होगा नहीं। उसके साथ ही साथ मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता हूँ। अभी कल्टीवेशन के विषय में काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम तो कल्टीवेट कर नहीं रहे, हमारे फैमिली मेंबर से जो कर रहे हैं, या फिर हमने उसको चलाने के लिए दिया है। महाराष्ट्र में उसको बटाई से बोलते हैं, तो उसको हमने चलाने के लिए दिया है, तो क्या वो भी अलाउड होगा कि नहीं होगा। अब इसके बारे में बहुत सारी 100% क्लैरिटी तो नहीं है, पर हमारा रिकमेंडेशन यही होता है, वी आर रिकमेंडिंग कि भाई डोंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमने उसमें कल्टीवेशन किसी के थ्रू भी नहीं करवाना है, और हमने भी नहीं करना चाहिए, टू बी सेफर साइड। अगर स्पेसिफिक कोई किसी का ये है तो हम 1 to 1 उस पर बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि भाई एफडीआर्स के रिलेटेड। किसी के एफडीआर्स होते हैं, यहाँ पर जाने से पहले उनके पास फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि हम एनआरओ में कन्वर्ट तो करने ही वाले हैं, पर अगर वो होल्ड करने का इंटेंशन होगा, या फिर बाद में भी अगर मुझे कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज रहेगा, क्योंकि एक अलोकेशन होता है, एसेट अलोकेशन के मॉडल से भी हमने पोर्टफोलियो में कुछ इमरजेंसी फंड एफडी में पार्क किया हुआ होता है, तो अगर वो करना है तो वो ट्राई करना चाहिए कि भाई एनआरई अकाउंट के थ्रू करना चाहिए, एनआरई एफडी में करना चाहिए, या एनआरई सेविंग अकाउंट में पैसा रखना चाहिए, सो दैट उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो होगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। क्योंकि रेगुलर एनआरओ अकाउंट का इंटरेस्ट हमको टैक्सेबल होता है इंडिया में, तो एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, दोनों भी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। तो अगर हम होल्ड भी कर रहे हैं तो उसको एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बाद में वो कन्वर्ट नहीं होता है, ये ब्रेक करके हमको नए एनआरई अकाउंट में उसको नया बनाना पड़ता है। एनआरओ अकाउंट कन्वर्ट होता है, एनआरई अकाउंट नया ओपन होता है, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। एनआरओ कन्वर्ट होता है, सेविंग से रेगुलर सेविंग से एनआरओ में होता है, रेगुलर डीमैट अकाउंट से एनआरओ डीमैट अकाउंट होता है, तो उस तरह से एनआरई में नहीं कन्वर्ट होता है, एनआरई सेपरेट नया अकाउंट ओपन होता है। फिर आता है अगला पॉइंट दोस्तों, 8 नंबर का पॉइंट, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। अगर हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमने ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस जनरली सिर्फ इंडिया में चलता है। जहाँ पे हमने इंश्योरेंस लिया है उसी कंट्री में चलता है, तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमारा है तो उसमें हमने देख लेना है कि वो इंडिया में ही चलने वाला है। अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए बाहर जा रहे हैं, वापस आने का है नहीं, तो रिन्यूअल करते समय हमने ध्यान रखना है कि भाई इंडिया में जब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ तो हमने यहाँ पे रिन्यू करने की जरूरत नहीं, बाहर ही नया इंश्योरेंस परचेस कर लेना है। अगर हम आते जाते रहने वाले हैं तो फिर तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं, पर हमको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो। फिर उसके बाद टर्म इंश्योरेंस जो है, टर्म इंश्योरेंस में जनरली अगर हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए कोई बैरियर होता नहीं है, पर अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पर जनरली टर्म इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं कि भाई हमको ये इन्फॉर्म करो कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली अगला प्रीमियम आपका एडजस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई यहाँ से निकलकर यूक्रेन में जा रहा है या कोई रिस्की एरिया में जा रहा है तो वहाँ पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है, या उनका प्रीमियम उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। इसीलिए अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब हम नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं, मतलब हम अनडेफिनेट पीरियड के लिए ही जा रहे हैं, अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से हमने टर्म इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करने का ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत बार स्टूडेंट्स बन के जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनको भी ये सारे कंसर्न होते हैं। तो बीइंग स्टूडेंट हमने अभी उन चीज़ों का
इतना कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इज लिटिल लिबरल ऑन स्टूडेंट्स, तो उनका बोलना है कि भाई अब अगर आप चाहते हो तो एनआरई अकाउंट ओपन करो, आप स्टेटस चेंज करो, अदरवाइज यू कैन बी रेसिडेंट ओनली। आप रेसिडेंट रह सकते हो क्योंकि एजुकेशन 1 या 2 साल के लिए होता है, बट यू हैव चॉइस कि आपको अगर लग रहा है कि उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर ही लेंगे, ये सब होने वाला है, तो आप वहां पे एनआरई अकाउंट और ये सारे कन्वर्जन कर सकते हो। बट बीइंग स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर में या पहले 2 साल जब तक एजुकेशन चल रहा है तब तक इवन इफ यू डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इवन दैट इज ओके। आपने कोई वैसे कंप्लायंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर आता है लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा कि भाई पैसा, जब हम बाहर जा रहे हैं तो उस समय जो हमको वहां पर लगने वाला है पैसा, उसके बारे में कि हम कैसे लेके जाए, क्या हमको अलाउड है, कितना अलाउड है। तो उसमें हमारे लिए बीइंग रेसिडेंट हमारे लिए तो अलाउड है $250,000, $2.5 लाख तक तो हम एलआरएस स्कीम के अंडर में लेके जा सकते हैं। उसमें डेफिनेटली टीसीएस के प्रोविजन हमको अलग से देखने हैं, तो उसके साथ में हम तो $250,000 तक तो लेके जा सकते हैं एलआरएस के अंडर में, वहां के जो भी खर्चे होंगे उसके लिए। उसके साथ में हमने ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि भाई वंस आई बिकम अ नॉन रेसिडेंट, तो मेरे पास में बाहर लेके जाने की जो लिमिट होती है वो डायरेक्ट 1 मिलियन हो जाती है, तो मतलब 4 टाइम्स हो जाती है। अभी मैं $250,000 ही लेके जा सकता हूं, बाद में मैं वंस आई बिकम अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि फेमा गवर्न करने वाला है ये पैसों को, तो इन्वेस्टमेंट है ये मेरी, तो ये मैं जब फेमा गवर्न कर रहा है तो मैं इमीडिएटली नॉन रेसिडेंट बनता हूं। तो मैं अगर एनआरई एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर चुका हूं सारे अकाउंट्स को, तो मैं यहां से $1 मिलियन मतलब लगभग 8 करोड़ रुपए में यहां से लेके जा सकता हूं, और उस पर टीसीएस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जब हम बाहर जा रहे हैं तो लोगों को कंसर्न होता है इतना टीसीएस लग रहा है, कहीं पे 5% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे कुछ है, तो ये सारा टीसीएस हमको वापस रिफंड क्लेम करते बैठना पड़ेगा, या फिर वो उतना अमाउंट हमारा शॉर्ट जा रहा है आगे, तो इस अकॉर्डिंगली हमको वो हमारा ब्लॉक हो रहा है, शॉर्ट जा रहा है इन द सेंस उसके ऊपर हम भर रहे हैं तो हमारा ब्लॉक हो रहा है। तो इसके लिए जितना लिमिटेड रिक्वायर्ड है उतना हम लेके जा सकते हैं। अभी वंस आई बिकम अ नॉन रेसिडेंट, हम उसके बाद एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करके उसके थ्रू हम अकाउंट में पैसा लेके जा सकते हैं, उसके लिए टीसीएस नहीं लगेगा और लिमिट भी बढ़ के मिल सकती है। तो ये 10 पॉइंट है दोस्तों जो हमको नॉन रेसिडेंट बनते समय ध्यान रखने हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।